नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज चर्चा में हम चर्चा करेंगे जन औषधि परियोजना की, क्योंकि आज जन औषधि दिवस है। हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और आज 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया। और जन औषधि दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कई केंद्रीय मंत्रियों ने जन औषधि केंद्रों का दौरा किया। जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, इस थीम के साथ पूरे 1 हफ्ते तक जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। देश में 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं, जबकि 2014 में इनकी संख्या सिर्फ 80-90 थी। सरकार ने इस साल 10,000 तक जन औषधि केंद्र करने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपए में सैनिटरी पैड मिल रहा है और उसके अलावा सस्ती दवाइयां तो मिलती ही हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी सिर्फ 2 योजनाओं से ही अभी तक भारत के हमारे नागरिकों के 1 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में बचे हुए हैं। कोई भी बीमार बिना दवाई के ना रहे और सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सके, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी। और आज ये परियोजना देश के आम जनमानस के जीवन पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। एक मृत योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से जीवित कर देशवासियों को सस्ती और अच्छी दवाइयां उपलब्ध करवाई हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जन औषधि केंद्र खुल गए हैं, जहां 50 से 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती हैं। इस योजना से जरूरतमंदों के 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मंगलवार को 5वां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि दिवस मनाया गया। जन औषधि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश के अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों ने जन औषधि केंद्रों का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। और क्वालिटी मेडिसिन मिल रही है। सस्ती, कितनी सस्ती? आप सामान्य फार्मेसी पर जाएंगे और कोई कैंसर की मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब ने दिया हो और आपको वहां कोई मेडिसिन वे 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज में एक ट्रिप मिलेगी, तो आप जन औषधि केंद्र में जाएंगे, वहां 200 रुपया में भी मिल सकती है। अन्य केंद्रीय मंत्री भी देश के अलग अलग हिस्सों में जन औषधि केंद्र पर पहुंचे और वहां के बारे में जानकारी ली। मंत्रियों ने दुकानदारों के साथ ही खरीदारों से भी बातचीत की। जन औषधि केंद्र हो 9,000 से अधिक, या आयुष्मान भारत के ओर से 50 करोड़ हमारे भाई बहनों का मुफ्त में इलाज करने का कार्यक्रम हो, हार्ट के स्टेंट्स या नी के इम्प्लांट्स को सस्ता करने का काम हो। और आपको ध्यान होगा वो लगभग 12-15% रह गई कीमत। प्रधानमंत्री जी के विजन में लोगों को स्वस्थ होने के लिए सस्ती दवाइयाँ मिले, दवाइयाँ आपके नज़दीक मिले, उसके लिए जन औषधि योजना को सरकार के द्वारा चलाया जाता है। WHO GMP सर्टिफाइड दवा उत्पादकों के से ही इसको खरीदा जाता है, तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है उसको भी इंश्योर किया जाता है। लेकिन ये इंश्योर करना जरूरी है कि हमारे डॉक्टर्स भी इन दवाइयों को जरूर लिखें। जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगा तब तक पेशेंट जन औषधि केंद्र पर नहीं जाएगा। देश के 764 जिलों में से 743 जिलों में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। इन केंद्रों पर हर दिन 12 लाख से ज्यादा लोग दवाइयां खरीद रहे हैं। ये परियोजना देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। जन औषधि पे आते हैं, सस्ता दवाई ले जाते हैं। पैरालाइट के मरीजों में
मेरे हर बराबर दवाई लेने आता हूँ, सस्ता पड़ता है। जन औषधि से दवाइयाँ खरीदने पर एक तो बजट कम हो जाता है। जो दवाइयाँ पहले 5-5 हज़ार का कई बार महीने का बजट आ जाता था, आज वो 300-400 तक में सीमित हो जाता है। 80% तक की छूट मिलती है। जन औषधि के बारे में जागरूकता के लिए सरकार ने 1 से 7 मार्च के बीच 1 हफ्ते का जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके लिए हर दिन थीम आधारित कार्यक्रम बनाए गए थे। इस दौरान 2 जन औषधि ट्रेनें भी चलाई गईं। एक ट्रेन दिल्ली से छत्तीसगढ़ के दुर्ग तो दूसरी ट्रेन पुणे से दानापुर के लिए चलाई गई। रेल मंत्री ने देश के सभी रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। जन औषधि केंद्रों पर न केवल सस्ती और अच्छी दवाइयां मिलती हैं, बल्कि ये रोजगार का भी अहम साधन है। कोई भी व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोल सकता है और इसके लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है। सरकार ने इस साल के आखिर तक देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। देश के दूर दराज इलाकों और ब्लॉक स्तर पर जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। चंद्रशेखर, अनुज यादव और आयशा खानम के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जन औषधि पर और जानेंगे कि परियोजना जो है ये वो आम लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है और इससे देश में के गरीब लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं पार्थ गौतम शर्मा, जो डिप्टी CEO हैं फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के। साथ ही हमारे साथ मौजूद जो हैं मदन मोहन जैरा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक हिंदुस्तान के। पार्थ गौतम शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2014 तक इस देश में सिर्फ 80 जन औषधि केंद्र थे और आज इनकी संख्या 9,000 के आसपास है और सरकार का लक्ष्य है इसको 10,000 तक पहुँचाने का। तो ये कितना बड़ा बदलाव है और उससे आम लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? ये काफी बड़ा बदलाव हुआ है। 2014 में हमारे देश में 2014-15 वित्तीय ईयर में हम पे 80 स्टोर थे पूरे देश में। आज हम पे 9,200, तो 100 गुना से ज्यादा हमारी बढ़त हुई है स्टोर की। तो इससे हमारा ज्योग्राफिकल स्प्रेड भी बढ़ा है, ऊपर से 12 लाख लोग इसका रोज फायदा उठा रहे हैं। अभी तक अगर आप पिछले 5 या 6 साल में देखें तो हमारा आकलन ये बोलता है कि एटलीस्ट भारत के सामान्य जन लोगों के 20,000 करोड़ रुपए तक इन सस्ती दवाओं को लेने से और इनका सेवन करने से बचे हैं। तो ये काफी बड़ा, क्योंकि आप अगर भारत की सबसे बड़ी चुनौती देखें तो वो रहा है कि देश में गरीबी हटाना, और गरीबी का सबसे बड़ा एक कारण जो रहता है वो बाहर जो हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट एक्सपेंडिचर होना, और उसमें मेडिसिन सबसे बड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और UN के गोल्स के लिए हमारा एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कदम रहा है इसकी तरफ, और 20,000 करोड़ एक बहुत बड़ा फायदा रहा है। जी पार्थ जी, हमारे साथ मदन मोहन जैरा भी मौजूद हैं जो मेडिकल बीट को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। मदन मोहन जी, आज हम केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का एक बयान सुन रहे थे, अभी हमने जो स्टोरी चलाई थी उसमें, कि वो कह रहे थे कि देश के डॉक्टरों को भी जेनेरिक दवाओं के बारे में लिखना चाहिए। तो ऐसी क्या वजह है कि डॉक्टर्स इन दवाओं को लिखने से बचते हैं, और ये बदलाव हम कैसे कर सकते हैं कि जो डॉक्टर भी है वो पेशेंट्स के लिए जेनेरिक दवा का सुझाव दे, उन्हें सुझाव दे कि आप जन औषधि केंद्र से जाकर दवा ले सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ये जेनेरिक दवाओं को लेकर काफी दिनों से बात चल रही है, और जो मेडिकल काउंसिल, अब उसका मेडिकल कमीशन हो गया है, उसके जो एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स के रूल हैं, उसमें बकायदा ये बात कही गई है कि जहां तक पॉसिबल हो सके कोई भी डॉक्टर जेनेरिक दवाएं ही मरीज को लिखे। अगर हम इसको देखें तो सरकारी सिस्टम में करीब करीब ये 80-90% तक फॉलो हो रहा है, लेकिन प्राइवेट सिस्टम में अभी तक वो उतना इसका इस्तेमाल, क्रियान्वयन अभी नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, इंडिपेंडेंट सेक्टर, वो आमतौर पर इस तरह की चीजों को उतनी तेजी से फॉलो नहीं करते जितनी गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। हालांकि इसमें इस बीच IMA ने भी कई एडवाइजरी अपने डॉक्टरों को जारी की है कि जहां तक पॉसिबल हो सके आप जेनेरिक दवाएं लिखें। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस बात का आता है कि मरीजों में यदि जागरूकता हो, जो पेशेंट, मान लीजिए मैं दवाई लेने जा रहा हूं, मैं सरकारी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूं, प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहा हूं, अगर अब मुझे इतनी जानकारी है, अब मेरी जागरूकता इतनी बढ़ रही है, तो मैं डॉक्टर से कह सकता हूं कि साहब आप इसको जो दवाई लिख रहे हैं, अगर जेनेरिक दवा इसकी अवेलेबल है तो जेनेरिक दवा अवश्य लिखें, ताकि मुझे उसका फायदा हो और जो मेरा एक बहुत ज्यादा खर्च होता है दवा पे वो काफी हद तक सीमित हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो जो मरीजों में जागरूकता बढ़ेगी,
जैसे कि आज एक बड़े लेवल पर देश में कार्यक्रम हुआ, मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर जाके बात की, सांसद भी बहुत जगह गए थे, पिछले एक सप्ताह से एक वीक मनाया जा रहा था। तो मुझे लगता है लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों को भी ये एक उन पर प्रेशर बनेगा कि वो भी जेनेरिक दवाओं को ज्यादा से ज्यादा लिखें। और हमें इस बात को ध्यान रखना है कि क्योंकि आज भी जितने मरीज हैं हमारे देश में करीब 50% सरकारी सिस्टम पर निर्भर करते हैं, 50% प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर करते हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और मरीजों को भी अपनी जागरूकता का फायदा उठाते हुए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने मदन मोहन जी कही है कि मरीजों को भी जागरूक होना पड़ेगा, आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी सरकार की कोशिश सफल हो पाएगी। ये हमारी खास चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज जन औषधि दिवस है और हमारी चर्चा का विषय भी आज यही है और हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं पार्थ गौतम शर्मा। पार्थ जी, ये बताना मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जन औषधि केंद्र जो है उसमें ना सिर्फ दवाइयाँ मिल रही हैं बल्कि इसके अलावा विटामिन भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, इसके अलावा च्यवनप्राश अलग अलग तरह के, और सबसे खास बात यह है कि फूड सप्लीमेंट और महिलाओं के लिए एकदम सस्ती सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध है वहाँ पर। तो ये कितनी बड़ी सौगात है आम लोगों के लिए? काफी बड़ी है नितिन जी। अब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना में अभी 1758 ड्रग्स और 280 सर्जिकल आइटम्स मिल रहे हैं जी, और ये डिपेंडिंग ऑन डिमांड स्टोर अपने पास रखते हैं। हमने अभी नए में कोरोना काल में अभी आयुष के प्रोडक्ट्स भी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी जैसे च्यवनप्राश हो, ये इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि हमारे स्टोर्स का एक तो वॉल्यूम भी बढ़े सेल्स का, जिससे कि वो प्रॉफिट में आए, और दूसरा कि इसके बारे में जागरूकता भी थोड़ी ज्यादा फैले। कोरोना में हमारा एक कदम था। दूसरा, ये जो फूड सप्लीमेंट्स और ये प्रोटीन पाउडर जो हमने न्यूट्रास्यूटिकल किया है, ये हमारे अगेन एक स्टोर के सशक्तिकरण के लिए है और दूसरा हमारी जागरूकता फैलाने के लिए हुआ है। सैनिटरी पैड की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और रसायन मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में अभी तक करीबन 35 करोड़ 26 लाख पैड 1 रुपए पे पिछले अगस्त 2019 से अभी तक बेचे जा चुके हैं। तो वो काफी बड़ा है और इससे काफी हमारे सामाजिक जो समस्याएं हैं हमारे देश की, इससे महिलाओं को लेकर वो काफी हमारे यहाँ एड्रेस होती हैं। मदन मोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक बात ये लोगों के मन में आती है कई बार कि जन औषधि केंद्र पर जो दवाएं मिलती हैं वो सस्ती होती हैं, इसलिए उसका पावर कम होता होगा, उसकी क्वालिटी कमज़ोर होती होगी, और कई बार ऐसी अफवाहें भी लोग उड़ाते हैं। तो इन सबको कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत पहले की अगर हम बात करें तो उस समय बहुत सारी दवाएं हमारी जो देश में जो दवा बनाने वाली कंपनियां होती थी वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस
जिसे हम जीएमपी कंप्लायंस कहते हैं, तो वो नहीं हुआ करती थी पहले। तो अब ज्यादातर फैक्ट्रियां हमारी जीएमपी कंप्लायंस हो चुकी हैं, जो एक डब्ल्यूएचओ की एक प्रमाणन एजेंसी है या जो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तो मुझे लगता है कि जब आप जो कंपनी दवा बना रही है वो जीएमपी कंप्लायंस है, तो जो क्वालिटी आएगी उसकी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो इसको सिर्फ ये भारत की बात नहीं है, दुनिया में भी इसको मान्यता दी गई है। भारतीय जेनेरिक दवा, अमेरिकी शासन ने इसको मान्यता दी है। तो गुणवत्ता का इशू बिल्कुल नहीं है। और सबसे रोचक बात यह है कि जो बीच बीच में एक जो भी दवाएं मार्केट में होती, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे वो जेनरिक हो, तो उनकी सैंपलिंग होती है। स्टेट के ड्रग कंट्रोलर और सेंटर के ड्रग कंट्रोलर बीच बीच में उनके सैंपल चेक करते हैं। जो ब्रांडेड दवाएं हैं, मुझे जो जानकारी मिली है, जो ब्रांडेड दवाएं हैं उनके 2% सैंपल फेल हुए हैं, लेकिन जो जेनरिक दवाएं हैं उनके 1% सैंपल फेल। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप एक बार बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि ब्रांडेड दवाओं के जी बोलिए मदन मोहन जी। जो जेनरिक दवाओं के सैंपल के फेल होने की दर है वो 1% रही है अब तक, लेकिन जो ब्रांडेड दवाओं की सैंपल फेल होने की दर है वो 2% रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सरकारी डाटा है, तो जेनरिक दवाएं कहीं ज्यादा बेहतर हैं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में। तो ये जो धारणा लोगों में बनी हुई है कि जेनरिक दवाएं की गुणवत्ता खराब होती है, वो धारणा निराधार है। इसलिए इस बार जो थीम रखी गई है कि जेनरिक दवाएं सस्ती भी और जेनरिक दवाएं अच्छी भी। जी मदन मोहन जी और पार्थ गौतम जी, समय का अभाव है इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। और आप लोगों ने जो बात बताई है कि जागरूकता से ही आम लोग जो है वो इस तरफ जाएंगे, जन औषधि केंद्रों की तरफ, और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता जो है इस सरकारी योजना का लाभ उठा पाएगी। आप दोनों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज़।